शांति का घर कई सालों से पुराना था। जगह जगह से घर टूटा फूटा था और जगह जगह छत पर पानी भी भरा हुआ था। लेकिन शांति अपने घर को ठीक नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि शांति का बेटा राम नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था और उसका पति जो भी कमा कर लाता, उससे बड़ी मुश्किल से ही उसका घर चल पाता था। बहुत जल्दी बाहर देख कर आ, किसने ये कूड़े की पन्नी अपने घर में फेंकी है। मैं अभी ही बाहर से आई हूँ और देख, मेरे आते ही कोई कूड़ा फेंक गया। माँ जी, बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है कूड़ा डालकर भाग गया है कोई। अरे बहू, क्या हुआ? फिर से कोई कूड़ा डालकर चला गया क्या? अरे रे रे, शांति की अशांति तो पूरे मोहल्ले वालों ने छीन रखी है। मैं भी शांति से कहती हूँ कि अपने इस धंसते हुए घर को बनवा ले, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। काकी, आप तो जानती है ना कि इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, और अभी तो घर में कितनी तंगी चल रही है। हाँ, ये तो है। वैसे इस मोहल्ले में सबके घर बन चुके हैं और मेरे घर का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा है ही इतना काबिल कि उसने अकेले ही 3 मंजिल का घर बनवाया है। विमला, यहाँ मुद्दा ये चल रहा है कि मेरे घर में किसी ने कूड़ा डाल दिया है और जो कोई ये कर रहा है सबको जवाब मिलेगा। अभी तो मेरा बस वक्त ही खराब है। अरे शांति, कोई डाल गया होगा कूड़ा। मैं भी बहू की आवाज सुनकर ही घर से निकली थी। वैसे भी तेरा घर भी कूड़ेदान से कम नहीं लगता। कड़वा है लेकिन सच है, और सच को कोई नहीं झुठला सकता। हाँ ठीक है, मेरा घर कूड़ादान ही सही, तो अपने ताजमहल में खुश रह। चल बहू, तू जाकर नहा ले, मैं तब तक बाहर बैठती हूँ और देखती हूँ कौन है जो घर में कूड़ा डाले जा रहा है। देख शांति, तेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पूरे दिन बैठे रहने का। जो कोई ये सब कर रहा है उसे ये तो पता ही है कि तू कब घर में होती है और कब घर से बाहर जाती है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि आखिर कौन है वो जो मेरे घर पर कूड़ा डाल रहा है, उसे तो मैं निचोड़ कर सूखने डाल दूंगी। अरे शांति, तू तो बहुत गुस्से में लग रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, शाम को बाजार चलना है, याद है ना? विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शांति काफी समय तक अपने घर के बाहर बैठी रहती है ताकि उसके घर में कोई कूड़ा ना डाल जाए। अब कुछ समय बाद शांति घर में जाती है, वैसे ही उसके खिड़की से कोई कूड़े की पन्नी डाल जाता है। बहू, लगता है अब हमें यहाँ से दूसरी जगह किराए पर घर लेकर रहना चाहिए। मैं जैसे ही घर से आती हूँ कोई न कोई कूड़ा डाल जाता है। कितनी भी गाली दे दूँ, कितना भी कुछ कह लूँ, लेकिन ये जो कोई भी है, बस एक बार पता चल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, हमें इससे तब तक तो समझौता करना ही होगा जब तक कि उनकी कोई अच्छी सी नौकरी नहीं लग जाती, और हम इस लायक भी तो नहीं है जो इस टूटे घर को बनवा ले। बहू तू सही कह रही है, हम किराए पर भी अगर रहने जाते हैं तो इसमें भी हमें कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ही। पैसे की तंगी तो वैसे भी है। शांति चमेली अब घर के बाहर भी बैठना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो जैसे ही घर में आते, या तो बाहर से आंगन में उड़ता हुआ कूड़े की पन्नी आती, या फिर घर की खिड़की से कोई भी कूड़ा डाल जाता था, जिससे चमेली पूरे दिन साफ करती रहती। एक रोज चमेली जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसके घर में एक कूड़े की पन्नी आती है जो खिड़की से फेंकी गई थी, और खिड़की के पास चमेली को उसकी पड़ोसन विमला दिखती है। अभी मेरे घर में कूड़े की पन्नी किसी ने फेंकी है, बस अभी अभी। तो विमला काकी, आपने ये क्यों किया? बहू, किसने फेंका तेरे घर में कूड़ा? मैं भी खिड़की से वही देख रही थी कि किसी ने तेरे घर में कूड़े की पन्नी फेंकी है। अरे बेशर्मो, थोड़ी शर्म बची है कि नहीं? ये मोहल्ले वाले सुधरने वाले हैं या नहीं? सच कह रही हो ना काकी आप? कूड़ा आपने नहीं डाला है ना? अरे तो अगर मैं होती तो क्या मैं खुद को गाली दे रही होती? मैंने भी अगर तेरे घर में मोहल्ले के किसी भी इंसान को कूड़ा डालते देख लिया, अरे तू भी मेरी बहू बेटी जैसी है, और मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितना बुरा लगता होगा। बहू छोड़, जिसे कूड़ा फेंकना है फेंकने दे। अब मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली, मैं तो बस भगवान से ही कहूँगी अब जो कहना है। कल को जब उसके साथ ऐसा होगा तो उसे कैसा लगेगा? इतना बोलकर शांति अपनी बहू को लेकर घर के अंदर चली जाती है। इधर विमला भी अपने घर को चली जाती है। अच्छा हुआ कि मैं पकड़ी नहीं गई। वैसे मुझे भी किसी नाटक या मूवी में काम करना चाहिए। क्या एक्टिंग की मैंने। वैसे बहू को पता नहीं चला कि उसके घर में कूड़ा डालने मैं ही आई थी। शांति अपनी बदकिस्मती को दोष देते हुए ये मान चुकी थी
कि जब तक उसका घर नहीं बन जाता वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक रोज विमला के साथ शांति बाजार जाती है। माँ जी, घर में तो पैर रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ बस कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। अरे बहू, ये सब किसने किया? ये तो बहुत गलत किया जिसने भी किया। देख तो, अंडे के छिलके, केले के छिलके, बासी सब्जी, छी छी कितनी बदबू आ रही है। बहू अब मैं क्या करूं, हम कहाँ जाए? शांति, तू ये घर छोड़ दे। कैसे इतनी बदबू में रह सकती है तू? देख तो घर, लेकिन घर की दीवार का क्या हाल कर रखा है। विमला काकी, वो सब तो मैं साफ कर लूंगी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि आप लोगों को पता है कि हमारा घर ऐसा टूटा फूटा हुआ है, फिर भी वो हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हे प्रभु, अब तो आप ही इंसाफ करो। मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी का लोग इस तरह फायदा उठा रहे हैं। शांति, शांति, सब ठीक होगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। माँ जी रोइए मत, मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तब तक आप बाहर जाकर बैठिए। शांति को बहुत दुख होता है कि उसके ना रहने पर उसके आस पड़ोस के लोग उसके घर को कूड़े से भर देते हैं। अब देर रात तक चमेली अपने घर को अच्छे से साफ करती है और उसके बाद खाना बनाती है। अब अगली सुबह शांति घर के बाहर ही बैठी होती है। तभी शांति अपने बेटे को आता देखती है। राम, तूने बताया नहीं, तू आज आ रहा है। मेरा लाल तू ठीक तो है ना? माँ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो अंदर चलो, घर में जाके ना मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या तू बाप बनने वाला है? लेकिन ये बात तो बहू भी मुझसे कह सकती थी। तू बस ये बताने इतनी दूर से आया है। अरे नहीं माँ, ये बात नहीं है, बल्कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी दिन रात की मेहनत सफल हो गई है। मैंने एग्जाम पास किया है माँ। तू सच कह रहे? हे प्रभु, आपने आज मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे राम बेटा, कब आया? शांति, तूने बताया नहीं कि राम आया हुआ है। सत्यानाश, विमला, तेरा तो यहाँ आना ही बेकार हुआ। चल कोई बात नहीं, जाकर नहा लियो। कोई बात नहीं माँ, अब ये सब तो होता रहता है। अब ये सब ना आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा माँ। अभी कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिन बर्दाश्त करके रहो। उसके बाद मैं आपके लिए एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनवाऊंगा, जैसा इस मोहल्ले में किसी का ना हो। किसी ने सही ही कहा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हाँ माँ, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमारा समय खराब था, इसलिए लोग हमारे घर में कचरा फेंकते थे। और हाँ माँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कचरा कोई और नहीं, ये आपकी जो बिमला है ना, ये फेंकती थी। बिमला आंटी, आपने अच्छा नहीं किया, हमारे घर को आपने कचरा खाना बना रखा है। और बिमला काकी, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम लोग आपको माफ कर देंगे, लेकिन भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जा सकते हैं बिमला काकी आप। और हाँ, आज के बाद दोबारा हमारे घर के अंदर आ मत जाइएगा आप, क्योंकि आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। और हाँ, जाते जाते एक बात ध्यान से सुन लीजिए बिमला काकी, कि अगर हमारे घर में दोबारा आपने कचरा फेंका तो एमसीडी वालों को कह के ना मैं आपको फेंकवा दूंगा, क्योंकि एमसीडी में नौकरी लगी है मेरी। देर से ही सही, लेकिन शांति के बेटे की नौकरी लगने के बाद वो सबसे पहले अपना टूटा घर ठीक करवाता है, जिसमें सब कूड़ेदान समझकर कूड़ा फेंका करते थे। जहाँ एक वक्त पर शांति का दिन खराब जरूर था, लेकिन उसी खराब दिन ने शांति के आज को बनाया था। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा, इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है, आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है। इस उम्र में भी इसके गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी, लगता है पापा जी आ गए। बोल दे इस बुढ़े से, मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? और समधन जी, आप, मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी, आप बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं।
और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है। बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन भी नहीं सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीबी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप? अरे आप कब आई? बताया भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना। तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है तो देखती है कि उसके समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती है अपने सास ससुर को? माँ, अब तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ चलो, आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगी। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपने समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो हमारे घर में दो दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में, तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना, तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा रोते हुए अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा? जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं। नहीं समधन जी, आप नहीं जानती है, नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए, आप खाना खा लीजिए। छोड़िए,
पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी। अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं। बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है। इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुड्ढे को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली। अब तक घर भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए। समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तुम मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी, रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी। मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते। या तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका। कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन के सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे ओ महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक, या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया, और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ब्रश कर लूँ पहले। पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों तैयार हो रहे होते हैं। तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ, मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था। मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख, तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर। माँ, अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी? आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है। तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है, तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम? जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़,
अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या मेरी शादी में? क्या हुआ? तू इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना। नहीं यार, मेरी आज शादी नहीं है और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया, मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी पैसे। अच्छा थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ? माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ, वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन याद से दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता, तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम, मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो उनकी बेटी सौम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़े किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी, इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं। आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस पूछ रही थी। मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है।
काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? वहाँ एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है।